तो आज का हमारा आर्टिकल है क्लोज रीडिंग ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द हेल्थ ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यह आर्टिकल लिखा है अश्वनी देशपांडे ने, जो कि एक प्रोफेसर है इन अशोकन यूनिवर्सिटी। So given how little the country spend on health and education as share of GDP, the improvement seems remarkable। कि अगर हम उससे कंपेयर करें कि कितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो उससे कंपेयर करने के बाद जो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। द नेशनल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक रिपोर्ट कार्ड इज फाइनली कमिंग आउट completely out. The results from the first phase conducted between June 2019 and January 2020 of the fifth round of National Family Health Survey were released in December 2020. We now have key results from the second phase conducted between January 2020 and April 2021. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो 2 राउंड्स में कंडक्ट किया गया था। पहले राउंड की रिपोर्ट ऑलरेडी रिलीज हो गई थी दिसंबर 2020 में। अभी सेकेंड राउंड जो कि कंडक्ट किया गया था जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक, उसकी रिपोर्ट भी रिलीज कर दी गई है। तो फाइनली हमारे पास पूरा हेल्थ और डेमोग्राफिक रिपोर्ट कार्ड आ गया है बाहर। तो हाउ डिड इंडिया फेयर, मतलब इंडिया ने इसके अंदर कैसा फेयर किया है, कैसा इसका रिजल्ट रहा है इंडिया का। तो इट इज़ अ मिक्स्ड वर्डिक्ट कंटेनिंग बोथ चीयर एंड अलार्म इन अबंडेंट मीजर। तो अश्वनी देशपांडे कह रही हैं कि जो इंडिया का एज अ होल हम देखें तो पॉजिटिव्स भी देखने को मिले हैं, नेगेटिव्स भी देखने को मिले हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स वी शुड नोट दैट रिजल्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आर वर्दी ऑफ आवर अटेंशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ हैस्टिली पुट टुगेदर स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स। तो अश्वनी देशपांडे कह रहे हैं कि डिटेल में जाने से पहले सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो हमें देखनी है कि ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये डेटा है, ये जल्दबाजी में नहीं लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। टुगेदर द टू फेजेस प्रोवाइड अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक एंड हेल्थ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हम दोनों फेजेस को टुगेदर मतलब साथ में देखें तो ये काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है हमारे पास। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब ऑल एनकम्पासिंग है, मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग डायमेंशन से ये लिया गया है। तो इसके अंदर इंडिया की डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन वाइज स्टडी और हेल्थ के बारे में पूरा अच्छे से मतलब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज, देयर आर मैनी प्लसेस इन द रिपोर्ट कार्ड। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमने देखी हैं इस रिपोर्ट कार्ड में। अ कंपैरिजन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि आया था 2015-16 में, रिवील्स इंप्रूवमेंट इन सेवरल डायमेंशन सच एज एजुकेशनल अटेनमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वैक्सीनेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मच मोर। तो अगर हम कंपेयर करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अलग अलग डायमेंशन में, चाहे वो एजुकेशनल अटेनमेंट हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब होता है हॉस्पिटल में कितनी महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं रादर देन घर पे पैदा होने के बजाय। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें, मतलब एक बच्चा 5 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है तो वो हो जाएगी, मतलब वो इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं होगी। अगर वो 5 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं कर पाता है तो मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। वी कैन डिबेट लेटर वेदर द इंप्रूवमेंट्स आर गुड इनफ गिवन द स्केल एंड डेप्थ ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। तो अगर हम अपने टारगेट्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट अच्छा है या ख़राब है। तो for now we need to appreciate the progress, especially given the abysmal state of India's health infrastructure which has been tragically apparent since COVID-19 pandemic hit। तो अभी के लिए हमें जो भी हमने प्रोग्रेस की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी एब्सिमल होता है मतलब काफ़ी घटिया बुरी स्टेट में जो चीज़ होती है, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी बुरी स्टेट में रहा है, ठीक है, जो कि मतलब ट्रेजिकली का मतलब होता है काफ़ी दुखद भाव से मुझे बोलना पड़ रहा है। जो अश्वनी देशपांडे हैं वो कह रही हैं कि काफ़ी बुरी फीलिंग के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुरी स्टेट में है। गिवन हाउ लिटिल इंडिया स्पेंड्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, दीज इम्प्रूवमेंट्स आर पर्टिकुलरली रिमार्केबल। तो अगर हम उस चीज़ के साथ कंपेयर करें कि कितना हम खर्चा करते हैं हमारी हेल्थ पे, हमारे एजुकेशन पे, तो उसके कंपैरिजन में तो हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। द बिगेस्ट पॉजिटिव हेडलाइन न्यूज़ फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इज़ दैट
total fertility rate, which is the average number of children born to a woman during her lifetime, has been falling over time. तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का है वो ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जिसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करेगी, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एंड इज नाउ जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। तो अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट होता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जब होगी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रिप्लेसमेंट लेवल की। सो टोटल फर्टिलिटी लेवल ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन। तो इसका मतलब है कि जब रिप्लेसमेंट लेवल आ जाएगा तो ये जो करंट जनरेशन है इसको एग्जैक्टली सेम नंबर्स फ्यूचर जनरेशन में रिप्लेस करेंगे। मतलब एग्जैक्टली ईच जनरेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इन। अगर माइग्रेशन को हटा दें तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि ये जनरेशन जो है इसको रिप्लेस करेगी नेक्स्ट जनरेशन विद द एग्जैक्टली सेम नंबर। मतलब कुल मिला के पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज ट्रू अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस मीन्स द टोटल पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेबलाइज। तो ये जो रिप्लेसमेंट लेवल की बात की गई है और टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की गई है, तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये कम हुई है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबलाइज हो चुकी है। देयरफॉर पॉलिटिशियंस कैन स्ट्राइक वन थिंग ऑफ देयर to-do list and devote their energy to urgent health matters instead of raising the bogey of population explosion to justify the coercive population policies। इसका मतलब है कि पॉलिटिशियंस को अभी जो होता है ना कि हमें ये काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक काम तो वो हटा सकते हैं कि उनको पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है। और ये जो बोगी का मतलब होता है हवा बना देता, ठीक है। तो वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसका हवा बना के अपनी अलग अलग पॉपुलेशन पॉलिसीज लेके आते हैं ना, उनको वो हटा सकते हैं। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपनी सारी एनर्जी उन जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हेल्थ आस्पेक्ट से देखें तो जो ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे उनको अपनी एनर्जी अब लगानी चाहिए। There is absolutely no evidence to justify tying welfare support measures or holding elected office to the number of children। तो अभी आई थिंक रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, आई थिंक फ्रॉम गुजरात स्टेट से वो न्यूज़ थी कि वहाँ पे ऐसा किया गया है कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के बच्चे होंगे तो वो सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो अश्वनी देश पांडे कह रही हैं कि अभी के टाइम पे जो भी वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं या फिर इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड करना, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कुछ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि इतने बच्चे होंगे तभी आप कोई भी ऑफिस होल्ड कर सकते हो, या फिर आपको किसी भी वेलफेयर स्कीम्स का लाभ तभी मिलेगा तब आपके 2 से कम बच्चे होंगे या फिर 3 से कम बच्चे होंगे। तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड द रिप्लेसमेंट रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट भी हमारा कम हो चुका है। तो डेटा ऑन सेक्स रेशियो देखते हैं। अनदर हेडलाइंस रिवील्स दैट नेशनली देयर आर 1020 एडल्ट वीमेन पर 1000 मैन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो हमारा सेक्स रेशियो है वो फीमेल्स के फेवर में गया है। हमारे पास अभी एडल्ट वीमेन की बात करें तो ज़्यादा फीमेल्स हैं देन मेल्स। डज दिस मीन दैट इंडियन वीमेन्स आर नो लॉन्गर मिसिंग? तो एक क्वेश्चन अश्विनी देश पांडे पूछ रही हैं, क्या इसका मतलब है कि आज के टाइम पे जो इंडियन वीमेन है वो मिसिंग नहीं है? दैट इज, डज दिस सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अनदर टीनेशियस प्रॉब्लम that is of deep-rooted son preference which leads to illegal but pervasive sex selection abortion as parents repeatedly try for at least one son। ठीक है, तो मिसिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? मिसिंग का मतलब है कि क्या होता था कि देखो यहाँ पे टीनेशियस प्रॉब्लम का मतलब होता है कि डिटरमाइंड, वो जो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि हमें तो ये करना ही करना है। ठीक है, कि एक डिटरमाइंड प्रॉब्लम हमारे पास थी कि हमें एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुकी है? ऐसा अश्विनी देश पांडे जी पूछ रही हैं। ये जो डीप रूटेड सन प्रेफरेंस थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता था, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा रहता था कि उनको एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। वो इतने डिटरमाइंड थे कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता था।
और परवेसिव मतलब सब जगह ये मौजूद है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया ये जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस होता था, क्या ये अब नहीं हो रहा है? टू गॉज दिस, गॉज का मतलब होता है कि कैलकुलेट करना, जजमेंट देना, ठीक है। टू गॉज दिस द की मैट्रिक्स, द की मैट्रिक टू एग्जामिन वुड बी सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो इसको पता लगाने के लिए हमें सेक्स रेशो एट बर्थ देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सेक्स रेशो एडल्ट का देखने से कोई भी आंसर हमें जस्टिफिएबल आंसर हमें नहीं मिलेगा। So the natural sex ratio at birth is 105 boys to 100 girls, which typically stabilizes to 50-50 adult sex ratio. इसका मतलब है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी मेल के फेवर में है रादर देन फीमेल के, लेकिन एडल्ट सेक्स रेशियो स्टेबलाइज हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो देखते हैं। इफ देयर आर pervasive sex selective abortions leading to masculine sex ratio at birth that is more than 105 boys to 100 girls, a part of this imbalance would carry forward into adulthood. तो अश्विनी देश पांडे कह रही हैं कि अगर अभी भी सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस हो रहे हैं और मेल्स ज़्यादा है फीमेल से एट बर्थ के टाइम पे, तो ये एडल्टहुड में भी तो जाना चाहिए। ये जो इम्बैलेंस है जो बर्थ के टाइम पे है, ये एडल्टहुड में क्यों नहीं है? अब देखते हैं। बट एडल्ट सेक्स रेशो इज शेप्ड बाय मैनी फैक्टर्स अदर देन सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। तो अश्विनी देश पांडे कह रही है कि जो एडल्ट सेक्स रेशो है वो सिर्फ सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस पे बेस्ड नहीं होता, उसके लिए काफ़ी और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाउस होल्ड सर्वेज के अकॉर्डिंग द एडल्ट सेक्स रेशो माइट ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग एरर्स अराइजिंग फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अंडर काउंटिंग माइग्रेंट मेल्स। तो हाउस होल्ड सर्वेज के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो एडल्ट सेक्स रेशो है उसमें सैम्पलिंग एरर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो मेल्स हों जो कहीं और काम करने के लिए गए हों, माइग्रेंट हों, उनको काउंट ना किया गया हो, तब ये रिजल्ट आया हो। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एरर्स हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एरर हो, क्योंकि सेक्स रेशो एट बर्थ मेल्स के फेवर में है और एडल्ट सेक्स रेशो फीमेल्स के फेवर में है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिल रही है ये एरर्स की वजह से भी हो सकती है। द नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ ट्रांसलेट्स टू 952 गर्ल्स पर 1000 boys. Nationally, sex ratio at birth has improved from 919 in 2015 to 929 in 2019 to 2021. But it is still short of the natural sex ratio at birth. तो हालांकि जो सेक्स रेशो एट बर्थ है उसमें भी हमने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है कि जो नेचुरल सेक्स रेशो एट बर्थ है वो अचीव किया जा सके। इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरफेरेंस है सेक्स रेशो एट बर्थ में वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी हम सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस करा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट कितनी की है कि 2015-16 में 919 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स, अब 929 फीमेल्स हो गई हैं 2019-20 में, और जो नेचुरल होती हैं सेक्स रेशो एट बर्थ वो 952 गर्ल्स होती हैं। तो अभी भी हमारे पास 929 है और नेचुरली होनी चाहिए 952 गर्ल्स। बट major states with low sex ratio at birth are spread all over the country. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है जहाँ पे जो सेक्स रेशो एट बर्थ है वो फीमेल्स के फेवर में ना हो। ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में ये चीज़ फैली हुई है। While many states have seen an improvement in sex ratio at birth, some has also witnessed a worsening. Example महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड ओडिशा। तो कुछ स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है, लेकिन कुछ स्टेट में सिचुएशन और ज़्यादा खराब भी हुई है। देयरफॉर वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द मूव टू अ स्मॉल फैमिली साइज combined with persistent son preference is likely to impede the improvements in sex ratio at birth. तो हमें क्या पता चलता है इससे कि जो स्मॉल फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं हमारे लोग, मतलब इंडिया के लोग आजकल क्या प्रेफर कर रहे हैं कि छोटी सी फैमिली हो, लेकिन उस छोटी सी फैमिली के साथ उनका एक और प्रेफरेंस रहता है कि एट लीस्ट उनकी फैमिली में एक सन ज़रूर होना चाहिए। अगर वो एक बच्चा चाहते हैं तो वो हमेशा सन की प्रेफरेंस करते हैं। इसकी वजह से जो सेक्स रेशो एट बर्थ है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अगली प्रॉब्लम आ जाती है एनीमिया की और माल न्यूट्रिशन की।
A key health indicator that has worsened is the incidence of anemia in under 5 children. तो एक की हेल्थ इंडिकेटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब देखने को मिली है, वो है एनीमिया, स्पेशली अंडर 5 चिल्ड्रन में, जो कि 58.6 था पहले और अब 67% तक इंक्रीज हो गया। मतलब बच्चे ज़्यादा एनीमिक होने लगे हैं, अंडर 5 एज के बच्चे। व्यूमेंस में भी ज़्यादा ये देखने को मिला है, पहले 53.1% था, अब 57% हो गया। और मेन के अंदर भी एनीमिया की प्रॉब्लम्स है इंक्रीज हुई हैं हर स्टेट में इंडिया के। एनीमिया हैज़ डिबिलिटेटिंग इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल हेल्थ। देखो, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि कमज़ोर कर देना, तो पूरे ओवरऑल हेल्थ को एनीमिया की प्रॉब्लम ने पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, विच इज़ वाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेज इट एज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न। इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी बोला है कि एनीमिया जो है एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। 20 to 40% incidence is considered moderate. Indian states show variation from 39.4% in Kerala to 79.7% in Gujarat, but bearing Kerala, all states are in severe category. It is tempting to think of the worsening as the COVID-19 effect. इसका मतलब कहते हैं कि पूरे इंडिया में अगर 20 से 40% इंसिडेंस देखें, वही सिर्फ मॉडरेट हैं, बाकी सारे सीवियर कैटेगरी में आते हैं। और स्टेट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। केरला जैसी स्टेट में एनीमिक केसेस 39.4% है, वहीं गुजरात जैसी स्टेट भी है हमारे पास जहाँ पे तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है वो एनीमिक है। तो अगर केरला को हटा दें तो बाकी सारी स्टेट्स सीवियर कैटेगरी में आती है, ठीक है। और कोविड-19 के सिचुएशन ने इसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया है, एनीमिक सिचुएशन को। However, comparing the changes in anemia in phase 1 states, survey done pre-COVID to phase 2 states, we see that if anything, the increase in the former, which includes Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, West Bengal, among others, is on average higher than the increase in phase 2 states Delhi, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, अमंग अदर्स। तो अगर हम कंपेयर करें, देखो कुछ स्टेट्स का डेटा फेज़ 1 में लिया गया था, जो डेटा कोविड से पहले लिया गया था, और कुछ स्टेट्स का डेटा लिया है फेज़ 2 में जब कोविड आ गया है, मतलब 2020 के बाद ये डेटा लिया गया है कुछ स्टेट्स का। तो अगर हम इन दो डेटा को कंपेयर करें तो हमें जो फॉर्मर है, मतलब पहले फेज़ 1 के डेटा वाली जो स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादा एनीमिया देखने को मिलता है। तो हम एंटायरली ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 की वजह से एनीमिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं, अदरवाइज नहीं है। तो जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 could reflect differences in actual incidence और सर्वे रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी डिफरेंसेस देखने को मिले हम सर्वे के फेज़ 1 में और फेज़ 2 में, ये एक्चुअली हो भी सकता है, मतलब हो कि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास ज़्यादा हों, या फिर सर्वे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमारे डेटा कलेक्शन में कोई एरर आ गया हो। देयर आर अदर इंस्टेंसेस ऑफ क्लियर डिफरेंस बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिजल्ट्स। द 3 इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। स्टंटिंग क्या होता है कि जब हाइट कम हो और एज के अकॉर्डिंग, तो अगर एज इस एज के अकॉर्डिंग, एक्स एज के अकॉर्डिंग वाई हाइट होनी चाहिए, तो उतनी ना हो तो उससे छोटी हो तो स्टंटिंग होता है। वेस्टिंग होता है लो वेट फॉर हाइट, तो जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग जितना आपका वेट होना चाहिए, अगर उससे कम है तो ये वेस्टिंग होता है। एंड अंडर वेट होता है लो वेट फॉर एज, तो अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है तो वो लो वेट होता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग हेल्थ इंडिकेटर्स हैं माल न्यूट्रिशन के, तो माल न्यूट्रिशन हम किससे काउंट करते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर वेट से। ये शो करता है कि देयर हैज़ बीन एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो माल न्यूट्रिशन के केस में हमने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखा है। दीज कंडीशंस ऑफन अकर टुगेदर, तो ये सारी कंडीशंस है ना, ये साथ में इम्प्रूव होती हैं। टुगेदर दीज रिफ्लेक्ट chronic and recurring undernutrition usually associated with poverty, poor maternal health and nutrition, frequent illness और inappropriate feeding and care in early life। तो ये जो क्रोनिक होता है, जो लंबे टाइम से चलती आ रही है, मतलब काफ़ी पुरानी बीमारी होती है जो,
और रिकरेंट होता है, जो बार बार आती हैं। तो जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल पोवर्टी, अगर आप पुअर होगे तो आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। मेटरनल हेल्थ अगर ख़राब है तो भी आप अंडर न्यूट्रिशन हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अगर आप बीमार रहते हो, आपका जो फीडिंग और केयर है, मतलब अर्ली लाइफ में जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जिस टाइप से फीड करना चाहिए, जिस टाइप से उनकी केयर करनी चाहिए, वो इन अप्रोप्रिएट है, तब भी ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो सकती है। दीज प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम रीचिंग देयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव पोटेंशियल। तो ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसकी वजह से जो बच्चे का पूरा मानसिक और फिजिकल विकास नहीं हो पाता। हाउएवर द ओवरऑल रिडक्शन इन नेशनल एस्टिमेट्स ऑफ दीज थ्री मेजर्स मास्क एन एनोमली, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें नेशनल लेवल पे ये तीनों चीज़ें कम हुई हैं। In phase 1, several states reveals a worsening in one or more of these, while in phase 2, none of the states showing a worsening. तो देखो यहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। जो फेज 1 कंडक्ट किया गया था, ठीक है, जिसका डेटा दिसंबर 2020 में आया, उसमें ये दिखाया गया कि माल न्यूट्रिशन के केस में सारी स्टेट्स ने काफ़ी गंदा परफॉर्म किया है, काफ़ी ख़राब उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन फेज़ 2 में किसी भी स्टेट ने ख़राब परफॉर्म नहीं किया है। इट वुड बी गुड टू अंडरस्टैंड इफ द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक अफेक्ट्स द सर्वे इन फेज़ 2 लीडिंग टू अंडर काउंटिंग ऑफ इंसिडेंट्स, और whether by pure chance all states in phase 2 happens to better performers on the malnutrition count, something that could not have been known at the start of the survey in 2019. तो देखो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि फेज 2 के अंदर कोविड-19 की वजह से सही से काउंटिंग ही ना हुई हो, इंसिडेंट्स को अच्छे से काउंट ही ना किया गया हो, या फिर एकदम से सारी स्टेट्स ने इम्प्रूव कर लिया हो। तो ये दो ही कंडीशंस हो सकते हैं कि फेज 2 में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की जो संख्या है वो कम देखने को मिली है एज कम्पेयर टू फेज 1, जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था कोविड-19 से पहले। Also, along with improvements in these three indicators, we saw an increase in proportion of overweight children, women and men. तो ये सारे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमने देखा है कि जो ओवरवेट चिल्ड्रन, वीमेन और मैन है उनका प्रपोर्शन भी इंक्रीज हो गया, उनकी संख्या भी बढ़ गई है। बीइंग ओवरवेट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स माल न्यूट्रिशंस with serious health consequences in the form of non-communicable diseases. अब है ना, कई लोग सोचते हैं कि ओवरवेट है मतलब काफ़ी मोटा सा इंसान है, इसका मतलब ये हेल्दी है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओवरवेट का मतलब होता है कि आपके अंदर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो ओबेसिटी से जो प्रॉब्लम्स आती है वो लाइफस्टाइल डिसीजेस की प्रॉब्लम आती है। इन एडिशन टू एंथ्रोपोमेट्रिक मीजर्स, देखो एंथ्रोपोमेट्रिक मीजर्स क्या होता है, जब हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, मतलब हाइट वेट वगैरह जब हम स्टडी करते हैं। सो इन एडिशन टू एंथ्रोपोमेट्रिक मीजर्स, lack of adequate nutrition is also measured by micronutrient deficiencies। तो एक तो हमने बॉडी देख के बता दिया कि ये पतला दुबला है, मोटा है, तो इसके अंदर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं वो भी किस वजह से हो जाती है कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज ऑल्सो मेजर्ड बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अगर आप के अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है आपको, दैट इज लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन सच एज producing enzymes, hormones and other substance needed for growth and development। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करती है। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। While the National Family Health Survey does not have data on this, the issue of micronutrients is related to diets. It would be good to note here that Indian diets display a rich diversity. देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया है, लेकिन जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो डाइट से रिलेट होते हैं, जो आप खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो खाने इंडियन की डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। नॉर्थ में कुछ और खाते हैं लोग, साउथ में कुछ और, ईस्ट में कुछ और, वेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली है इंडियन डाइट्स में।
Many traditional diets reflects both local climatic conditions as well as multiplicity of sources of essential nutrients such as proteins. तो अगर हम ट्रेडिशनल डाइट्स देखें जो पहले से चलती आ रही है उसमें मेजर रोल क्या रहता है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन का, कि मतलब इस क्लाइमेट में जो क्रॉप ज़्यादा उग सकती है लोग वही प्रेफर करते हैं खाना। जैसे साउथ में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग सोर्सेज से हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। पॉलिसिंग ऑफ डाइट्स बाय इम्पोजिंग एन अननेचुरल यूनिफॉर्मिटी and preventing access to animal protein for large section of Indians that are not traditionally vegetarians is likely to reduce micronutrient diversity. इसका मतलब है कि अगर हम इम्पोज कर देते हैं कि आप सभी को एक ही टाइप का खाना खाना है, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको हम वेजिटेरियन की तरफ पुश कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें अपनी जो यूनिफॉर्मिटी है वो उन पे थोपनी नहीं है। हर स्टेट का हर कल्चर का अलग अलग खाना होता है, तो हम उन सबको बोल देंगे आप ये सब खाना छोड़ के एक यूनिफॉर्म खाना खाओ, इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स आने की बजाय माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है एंड कंट्रीब्यूट टू द पुअर हेल्थ आउटकम्स, और इससे हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं और ज़्यादा खराब हो जाएं। उसके बाद नोट्स ऑफ क्वेश्चन। Some analyses have suggested the rate of progress has slowed down based on comparison between National Family Health Survey 4 and 5 to the improvements between the two previous rounds. तो कुछ एनालिसिस ने कहा है कि जो प्रोग्रेस है वो कम हो गई है पहले से, क्योंकि अगर हम पीछे वाले कंपैरिजन करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3-2, अगर वो वाला कंपैरिजन देखें तो 4 और 5 में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। वी वुड नॉट बी एबल टू क्लेम दिस येट, हम ये नहीं कह सकते हैं, सिंस कंपेयरिंग changes over 10 years intervals between National Family Health Survey 3 in 2005 and 6 and National Family Health Survey 4 to a 5-year interval is misleading. अब देखो जब हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डेटा रिलीज किया था वो था 2003 में, ठीक है 2005 में सॉरी, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा था 2015 में, तो 10 साल का गैप था। और अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा जो रिलीज कर रहे हैं और 4 का, तो 4 और 5 के बीच में जो गैप है वो 5 साल का है, 3 और 4 के बीच में जो गैप है वो 10 साल का, तो इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट कंपेयर द अनकंपेयरेबल्स। सम हैव आर्ग्यूड दैट पुअर हेल्थ आउटकम्स रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ आउटकम है पहले से खराब इस वजह से आया क्योंकि कोविड-19 आ गया है। द डेटा for the second phase of National Family Health Survey 5 has been to a large extent collected during the highly unusual conditions of COVID-19 pandemic, but as the evidence on anemia shows, the deterioration in public health indicators cannot be attributed entirely to the pandemic. अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि जो हेल्थ आउटकम्स है वो और ज़्यादा खराब हो गए हों, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा क्या बताता है कि फर्स्ट फेज में ज़्यादा एनीमिक केसेस थे एज कम्पेयर टू सेकेंड फेज स्टेट्स। तो इसका मतलब है कि कोविड-19 का कुछ ज़्यादा रिलेशन हमें दिखा नहीं है हेल्थ इंडिकेटर्स पे, तो हम एंटायरली कोविड-19 को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। COVID-19 might have added fuel to the fire of poor public health, but it did not cause the fire. हो सकता है थोड़ा बहुत इससे असर हुआ हो जो ओवरऑल हेल्थ है, लेकिन ये नहीं है कि हम एंटायरली ये बोल रहे हैं कि COVID-19 की वजह से ही सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में आए हैं। There is much more in the National Family Health Survey 5 that needs more than a short piece. देखो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। द सर्वे फोकसेस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑटोनॉमी, mobility indicators. It shines a spotlights on women's reproductive health and reveals, for instance, that cesarean birth have increased dramatically. तो ये सारी चीज़ों के अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे इसने फोकस किया है विमेन एम्पावरमेंट पे, ऑटोनॉमी पे, मोबिलिटी पे, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सिजेरियन बर्थ जो ऑपरेशन से बर्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ 47.5% बर्थ आर बाय सी सेक्शन होता है सिजेरियन।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो 47% जो बर्थ होते हैं वो सिजेरियन से होते हैं, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में देखें तो ये नंबर सिर्फ 14% है। दीज फिगर्स आर हाईली अननेचुरल एंड कॉल इनटू क्वेश्चन द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स हु प्रायोरिटाइज मॉनेटरी गेन्स ओवर वीमेन हेल्थ एंड कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा सिजेरियन बर्थ हो रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर्स वीमेन की हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मॉनेटरी गेन्स को देता है, क्योंकि अगर सिजेरियन बर्थ होंगे तो ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर। तो इससे ये भी पता चलता है कि वीमेन का जो उनकी बॉडी पे कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स डिटरमाइन करते हैं कि बर्थ कैसे होगा। द ओवरऑल एविडेंस इज कंपेलिंग एंड क्लियर। हेल्थ ought to be a matter of concern for all political parties and all government, national and state. The survey highlights deep inequalities in health outcomes. An action plan to improve India's health needs to be inclusive, firm in its commitments and backed by solid resources. तो ये जो ओवरऑल एविडेंस देखा है हमने नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का, ये काफ़ी कंपेलिंग है, मतलब बिल्कुल क्लियर है ये। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हेल्थ है वो सिर्फ एक आदमी का कंसर्न नहीं है। कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, सबका कंसर्न है हेल्थ। ठीक है। और सर्वे ने क्या हाईलाइट किया है कि जो हेल्थ है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, जिसको हमें ख़त्म करना है। इसके लिए हमें एक एक्शन प्लान चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, मतलब हर इंसान के लिए हो, उसमें बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, मेल भी हो, फीमेल भी हो। ठीक है। हमारा जो कमिटमेंट होना चाहिए काफ़ी दृढ़ होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, और जो सॉलिड रिसोर्सेज हैं उनको हमें पूरी तरह से यूज़ करना है अपने हेल्थ आउटकम्स को अचीव करने के लिए।